हाँ तो सीधे बढ़ जाओ सभी बच्चे, खिड़की खोलो, इसको भी खोलो। तो आज कक्षा 6 का जो पाठ है, पाठ 9 भोजन और स्वास्थ्य, इसके विषय में आज चर्चा होगी। तो हम लोग सुबह घर से खाना खा करके और इसके बाद काम में जुट जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि हम लोगों को आलस आने लगता है। आलस इसलिए आने लगता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो ताकत होती है, वो जो काम हम कर रहे होते हैं, जो मनुष्य काम कर रहा होता है, उनमें खर्चा हो जाती है। बात समझ में? रीशु क्या कर रहे हो? अभी लिखो नहीं, अब जो समझ में पड़ेगी। तो जो जितने भी हम काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, खेल खेलता है, याद करता है, लिखता है, तमाम जो जितनी क्रियाएं करता है, उनमें जो है उसकी ऊर्जा खर्चा होगी। किसान है, खेत का काम करेगा, जुताई करेगा, बुआई करेगा, फसल कटाई करेगा, निराई करेगा, उनमें उसकी ऊर्जा खर्चा हो जाएगी। और जब ऊर्जा खर्चा हो जाएगी तो हमको क्या लगेगी? भूख लगेगी। क्या लगेगी? भूख लगेगी। और हमें कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि ऊर्जा हमारी खर्चा होगी। ऊर्जा का मतलब ताकत। और ये ताकत हमको कहाँ से मिलेगी? भोजन से। कहाँ से मिलेगी? भोजन से। जब हम भोजन करेंगे तो उस भोजन का पाचन होगा, पचेगा, उससे हमको तत्व प्राप्त होंगे, यानी तत्व यानी ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी हमको ताकत मिलेगी। अनुज लिखना बंद कर दो। अभी हमने कहा था ना कि अभी लिखना बंद कर दो भाई, और पहले समझ लो, इसके बाद में लिखना। बाद में हम हट जाएंगे ना इधर से तो पूरा दिखेगा। अभी यहाँ पर इसमें यहाँ पर चमक भी आ रही होगी शायद कहीं ना कहीं से, तो थोड़ी बहुत आती रहती है। आ रही कि नहीं? दो जगह से होती है। हाँ तो ठीक है, वो उनसे आ रही। रोशनदान कभी इधर से बंद करा देंगे, खिड़कियाँ खुलवाई रखा करेंगे, क्योंकि रोशनदान भी आवश्यक होते हैं। तो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी? भोजन से। जब हम भोजन करेंगे, अब भोजन का मतलब ये नहीं संतुलित भोजन, जिस भोजन में हमें पोषक तत्व होंगे, जो हमको चाहिए वो पोषक तत्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि मिट्टी खा लो तो वो भोजन हो गया। जो खाने लायक हो, जो पदार्थ खाने लायक होते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य हो। ऐसा नहीं कि गोबर रख दो, गोबर खाने योग्य होता है। खाने योग्य होता है क्या? जैसे हम एक साइन यहाँ पर बनाते हैं, देखो कुछ नाम लिखे दे रहे हैं। मिट्टी, चावल, लकड़ी, टमाटर, सेब, के बाद अब देखो इसमें हमने कई सारे पदार्थ लिखे हैं। विज्ञान में पदार्थ तो पढ़े हो ना? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वही तो पदार्थ होता है। अब तो रट गया होगा। तो देखो कुछ पदार्थ हमने लिखे हैं, इनमें से कुछ पदार्थ खाने लायक हैं और कुछ पदार्थ खाने लायक नहीं है। अब जरा कक्षा 5 का बच्चा अंशिका भाई खड़ी हो जाए। अंशिका बताओ, इनमें से कौन कौन से पदार्थ खाने योग्य हैं? चावल खाने योग्य है, टमाटर खाने योग्य है, सेब खाने योग्य है। अच्छा बैठ जाओ। अनामिका बता दे कि क्या सही है और कुछ खाने लायक तो नहीं है। खड़ी हो जाओ। यही सही है? यही सही है। अच्छा, और कोई खाने लायक हो तो बता दो। जिसने ना बताया हो भाई, 5 के बच्चे बता दें, 6 के बता दें, देख लें। सुशील बता देगा। सुशील बता दे इनमें से और कुछ खाने लायक है तो देखो। अब यहाँ पर समझो, जो भी पदार्थ होते हैं सारे पदार्थ खाने योग्य नहीं होते। जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं उनको कहते हैं भोज्य पदार्थ। क्या कहते हैं भारती? भोज्य पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ।
लिखा भी होगा जब यहाँ लिखा है, ठीक है। और जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करने से यानी खाने से, जिन भोज पदार्थों को खाने से हमको ताकत मिले या ऊर्जा, ताकत जानते ना, ताकत यहाँ की भाषा में लोग का भाषा ताकत हो गई। ताकत जानते हो कि अरे मोरे बहुत ताकत, मैं उठा के मरी हूँ, कह देते हो कि नहीं। हाँ, तो जिनसे हमें ताकत मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है, जिन भोज्य पदार्थों से जिनको हम ग्रहण करें या जिनसे ऊर्जा मिले उनको, उसको कहते हैं भोजन। क्या कहते हैं? वही होता है हमारा भोजन। यहाँ पर लिखा हुआ है, आराम से लिख सकते हो। अब देखो भोजन के कार्य, भोजन के कार्य क्या है, कौन कौन सा काम आखिरकार भोजन करता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा। कितना होता है? इसी को फ़ारेनहाइट में कह दोगे तो कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट। चाहे कौन फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में पूछ ले, चाहे फ़ारेनहाइट में पूछ ले, ये मनुष्य के शरीर का तापमान है। मनुष्य के शरीर का तापमान। अब देखो मनुष्य के शरीर का तापमान इतना होता है। अब ये समझ में हमको कब आता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा शरीर गर्म है। गर्मियों में समझ में नहीं आएगा, जब ठंडी आएंगे तब शरीर हमारा लगता है कि हाँ गर्म गर्म है। अगर कान खुला हो, हम जो मोटरसाइकिल बैठ के आए हो ना, कान एकदम ठंडे हो जाते हैं, है ना, दर्द भी करने लगते हैं, है कि नहीं, और ठंडी लग जाती है ना। तो उस समय 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनका नहीं रहता शरीर का, आंतरिक शरीर का, अंदर का शरीर का। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नहीं है, अगर कम हो गया है तो हमें बीमारी हो जाएगी। क्या हो गया? एक कंटेनर लगा 8वां हाँ। तो शरीर का तापमान हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये तापमान मेंटेन रहना चाहिए कि इतने बना रहे, 37 से बना रहे। जब हमको बुखार आ जाता है तो ये 37 नहीं रहता, 37 से ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बुखार आ जाता है ना, बढ़ जाएगा। हम लोग जब डॉक्टर थर्मामीटर से नापता है तो पता चले ये अभी 98 था, किसी को निकाल दिया उसने 100 हो गया, 101 हो गया, अरे बहुत बुखार है, तो फिर बुखार की टेबलेट देता है। पहले बुखार, पहले शरीर को नॉर्मल करता है तापमान, फिर इसका इलाज करता है, ठीक है। तो तापमान मनुष्य का इतना होता है नॉर्मल। तो हमें सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बता देना, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट बता देना, ठीक है। अब देखो, तो पहला है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है भोजन। शरीर का हमारा जो तापमान होता है मनुष्य के शरीर का, वो नियंत्रित रखेगा। मनुष्य का भोजन मनुष्य का तापमान नियंत्रित रखेगा। जानवरों को भोजन जानवरों का तापमान नियंत्रित रखता है, ठीक है। यानी इसका काम है तापमान को नियंत्रण करना, भोजन का काम। दूसरा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों में करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, दौड़ने में, लड़ने में, बकवास करने में। बकवासी को करते नहीं, अरे आज बहादुर निपट लेंगे, कह देते हैं कि नहीं। हाँ, तो वो ऊर्जा ही तो है। और ऊर्जा न हो तो, जब ऊर्जा नहीं शरीर में होगी, आज बहादुर निपट लेंगे, ऐसे कहीं तो वो कह दे कि पहले तो मरा हुआ, अब मैं तो मेरे काम निपटे है कि नहीं। तो ये ताकत होती है, ताकत ऊर्जा प्रदान करता है भोजन हमको। तीसरा है मांसपेशियों को सक्रिय करता है और मजबूत बनाता है। जो मांसपेशियां हमारी होती हैं, जो दौड़ने भागने में हमारी सहायता करती हैं, सामान उठाने में सहायता करती हैं, ये मांसपेशियों को सक्रिय करता है, मजबूत बनाता है। अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो मांसपेशियां हमारे शरीर भी बढ़िया स्वस्थ बना रहता है, यही कारण है। चौथा है शरीर की विभिन्न प्रकार से रोगों से रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है। भाई भोजन अच्छा मिल रहा है, उससे जो हमें तत्व मिलेंगे, पूरे शरीर को तत्व मिलते हैं, तो शरीर की हमारी सारी कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं, सारे ऊतक अंग सब हमारे स्वस्थ रहते हैं। 4 कार्य हो गए।
प्रमुख कार्य। आगे के कार्य मिलेंगे तुम जब और बड़ी कक्षाओं में जाओ तो मिल जाएंगे। अब अगला है भोजन का स्रोत। ये भोजन का स्रोत का मतलब कि भोजन हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, मिलता हमको कहाँ से। तो बच्चों भोजन के दो स्रोत हैं। देखो सीधे बैठो भाई, आपस में अगर बात करोगे, आकांक्षा सीधे बैठो और बात नहीं करना। वंदना क्या कर रही है, महक से क्या बात कर रही है, तो बात नहीं। भोजन स्रोत का मतलब होता है, भोजन के स्रोत का मतलब कि भोजन हमको प्राप्त कहाँ से होगा, किस जगह से प्राप्त होगा, कौन दे रहा है। ठीक है, तुम लोगों के दिमाग में आता होगा कि मम्मी दे रही, आता है क्या? अब नहीं आता होगा, आता है। तो भोजन के दो स्रोत होते हैं, एक होता है पादप स्रोत, पादप मतलब पौधे, यानी पौधे से प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है जंतु स्रोत, जैसे हम लोग अंडा प्राप्त करते हैं। अंडा प्राप्त करते हैं कि नहीं? अंडा मनुष्य खाता है ना, अंडा, मांस और मछली अंकित ने बड़ी जल्दी बता दिया, लगता है स्वाद ले चुका है। नहीं खाते हो? अरे वाह, बहुत अच्छा। और क्या? दूध। हाँ देखो, शाकाहारियों में सबसे महत्वपूर्ण रह ही जा रहा था, क्या है? देखो और भी ऐसी चीजें होती हैं, प्रमुख चीजें यही। ये चीजें हमको कहाँ से प्राप्त होंगी? जंतुओं से प्राप्त होंगी। अंडा हमको कहाँ से प्राप्त होगा? मुर्गी से, और बतख के भी खाते हैं, और कौन जौन मिल जाते वन के छौंक पे खा जाते हैं। ठीक है, खाना उनका मनुष्य क्या होता है? सर्वहारी होता है ना। हाँ, उनका कोनो ठिकाना नहीं है, भाई के अंडा मिल गई वही के छौंक पे खा ली का तो कोनो मछली के अंडा खा ले सब लेते ना। तो मनुष्य सर्वाहारी है, उसका ठिकाना नहीं है। गोबर वोबर का छोड़ कर, गोबर तो नहीं खाता है, लेकिन जो है कम से कम, लेकिन इसलिए सर्वाहारी कहा गया उसको। तो जंतुओं से प्राप्त जो होंगे, जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे। अंजलि क्या बात कर रही? तुम यहाँ आगे को मुंह पाछे को मुंह कर रही। अभी हम पूछेंगे भी, ऐसा थोड़ी है कि पूछेंगे नहीं, तो बता नहीं पाओगे। तो जंतुओं से जो भोज्य पदार्थ हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो हमने बताए। अब पौधे वाले देख लो, जो रोटी वगैरह हमारी किससे बनती है? गेहूं से। कैसे बनेगी रोटी वगैरह जो हम खाते हैं गेहूं से बनती है। और कैसे बनती है बेटा? बाजरा जोगी का और मक्का। अब रोटी की बात आ गई, अब सुन लो। दालें, दाल, मूंग और क्या? अरहरी। अरे अरहरी नहीं, अरहर बोला करो। क्या? अरहर, सिर्फ शब्द बोला करो। क्या कर रहे हो? बंद करो इसको। यहाँ हम बता रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इधर के देखो। तो मूंग हो गया, अरहर हो गया, और बताइए। चना हो गया, और बताओ। मसूर हो गया। चलो ठीक है, दालें तो बहुत हो गई। और पूछ लेते हैं, तेल वेल कुछ प्राप्त होता है? किससे? और बिजली। बिजली नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कई बार हम बता चुके हैं, उसको कहते हैं अलसी। अलसी कहते हैं, आलसी न कहते हैं। तो आलसी अलग होते हैं, जो परो रात चुपचाप मन नहीं लगता काम करे में थका, स्वामी अलग होता है अलसी। इस तरह से देखो तो पौधों से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, है ना? प्राप्त होती है जो पादप स्रोत के अंतर्गत आती है। दो प्रकार के स्रोत बताए गए, दोनों चीज समझ में आई। कल को पूछोगे बता दोगे? महक समझ में आया, लक्ष्मी समझ में आया, अनुराधा नहीं आया? आया है, बता दोगे? हाँ, तो बिल्कुल चुप नहीं रहना है, बोलना। जितना बोलोगे उतना ही अभ्यास होगा। हाँ, अगला आ जाइए।
अब आया अगला पोषण एवं पोषक तत्व। तो भोज्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। उन्हें ऐसे तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। भोज्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पढ़ाते समय शरारत नहीं। भोज्य पदार्थों में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब कौन कौन पाए जाते हैं वो आगे बताते जा रहे हैं। तो उन्हीं तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं? और उन्हीं पोषक तत्वों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हमारी क्या आवश्यकता है बताओ? भोजन से हम पोषक तत्व मिलेंगे तो उनकी आवश्यकता हमें क्या है? हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए हमें आवश्यकता है। हमें अपना शरीर मजबूत करना रखना है ना, विभिन्न रोगों से हमें रक्षा करवानी है। ये 4 कार्य बताए थे ना, इन्हीं कार्यों के लिए हमें पोषक तत्व चाहिए। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन पोषक तत्वों का उपयोग करना ही कहलाता है पोषण। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। समझ गए? बहुत सरल भाषा में है, कक्षा 5 की भाषा है, 7-8 में लंबी चौड़ी, ठीक है नहीं? हाँ, तो छोटे से शुरू करो और लास्ट तक जाओ तो सब कुछ आ जाए। अगला है भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। भोजन में कौन कौन से अवयव हैं जो हम लोग भोजन करते हैं, हमारे भोजन में कौन कौन सी चीजें आखिरकार पाई जाती हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठवां है जल एवं रेशे। अब इनके बारे में अलग अलग से, क्योंकि ये जल्दी से तुम लोग लिख लो और इसके बाद एक एक करके यहाँ इनको हम डिटेल से अभी बताते हैं। ठीक है, देखो फटाफट। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के विषय में चर्चा चल रही थी। पहला हमने बताया था कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाया जाता है, खनिज लवण पाए जाते हैं, विटामिन पाई जाती है, जल और रेशे पाए जाते हैं। 6 प्रकार के तत्व हमने बताए जो हमारे भोजन में प्राप्त होते हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ में होते हैं। भोज्य पदार्थ भी कहते हैं, उसी को खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, भूलना मत, ठीक है? खाद्य पदार्थ भी उसी को बोल देते हैं। तो ये अंतर मत समझना कि सर जी ने भोज्य पदार्थ बताया था, खाद्य पदार्थ बताए थे, एक ही नाम है, ठीक है ना? अब देखो, पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ, कार्बन की मात्रा जिन पदार्थों में ज़्यादा पाई जाए वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? सब तत्वों के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य ऊर्जा का स्रोत हमारा यही कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें 2 प्रकार से प्राप्त होगा। एक मंड के रूप में, मंड का मतलब समझ गए, जो आटा में चोकर होता है, यानी जो दाना का जो ऊपरी भाग होता है ना, वही मंड है, ठीक है? इसको स्टार्च कहते हैं, ठीक ना? दूसरा है सुक्रोज के रूप में। अब यह दोनों में अंतर देखिए। सुक्रोज का मतलब चीनी, समझ लो, चीनी का मतलब मिठास। 2 रूप में प्राप्त होगा, एक मंड के रूप में, एक सुक्रोज के रूप में। तो तमाम प्रकार के पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कौन कौन से स्रोत होते हैं जरा देख लो। है हमारे गेहूं है, गेहूं से हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है कि नहीं? चावल, और बता दीजिए, और बता दो भाई, और गन्ना से मिलेगा कि नहीं? गन्ना से क्या मिलेगा? मंड की सुक्रोज। इसलिए तुम्हारे समझने के लिए चीनी लिख दिया, ठीक है? ये मंड का मतलब स्टार्च समझिए, ठीक है? 2 प्रकार से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, एक मंड के रूप में, एक सुक्रोज के रूप में। जो मीठी चीजें हैं जो हमको प्राप्त हो रही है वो सुक्रोज के रूप में है, जो मीठी है, मीठी नहीं, वो हमें मंड के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है? दोनों का अंतर समझ में आ गया। और किससे मिलेगा भाई? आलू, और बताइए,
मक्का 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 हमने लिख दिया बेटा। जी। तो भुट्टा हो गया। ज्वार। अरे ज्वार का भुट्टा कह दो, चाहे मक्का का भुट्टा कह दो, चाहे बाजरा की बाली कह दिया, चाहे गेहूं की बाली कह दिया, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तुम तो नहीं कह रहे हो, तुम तो यहाँ समझो। कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर इनकी अधिकता हो जाए हमारे शरीर में, देखो ज्यादा खाओगे तो भी नुकसानदायक है, कम खाओगे तो बीमारी के घर, ज्यादा खाओगे तो बीमारी होनी है। अगर इनकी अधिकता हो जाए तो अजीर्ण हो जाता है, अजीब अजीब लागी उल्टी टाइप का अजीर्ण, पचेगा नहीं भोजन, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, कह देते हैं ना। दूसरा, अगर अधिकता हो जाए तो एक रोग हो जाता है मधुमेह रोग, इसको डायबिटीज, शुगर इसी को कहते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग। याद रखो, मधुमेह रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? कमी से नहीं होता है, अधिकता होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण होता है। अब यहाँ पर हार्मोन्स की बात नहीं चल रही है, हार्मोन्स की बात नहीं चल रही है। अभी भोजन में हमारे जो अवयव होते हैं, जो भोजन में हमारे तत्व होते हैं, जो पाए जाते हैं, उनकी बात चल रही है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट हमने ज्यादा खा लिया, ज्यादा खाते जा रहे हैं और तो हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा, हमें मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर पूछो जाते वो विकल्प में आ जाते, छोटे छोटे प्रश्नों में आता है, इसलिए याद रखना, इसलिए अलग से डिटेल से हमने बता दिया। दूसरा है, अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में, अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में का जो वजन होगा वो घट जाएगा। शरीर का वजन कैसे समझ में आएगा घट गया? लंबाई के हिसाब से वजन होता है, लंबाई के हिसाब से वजन होता है कि मानक होता है, मानक होता है। वैज्ञानिकों ने एक मानक रखा है कि अगर किसी की लंबाई इतनी है तो उसका इतने किलो वजन होना चाहिए, लंबाई के हिसाब से होता है। तो क्या होगा कि वजन उसका कम हो जाएगा और शरीर कमजोर पड़ जाएगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ये है कमी के कारण, अब वो मधुमेह रोग अधिकता के कारण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बात समझ में आ गई। यहाँ से कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अगला बताएं प्रोटीन। ठीक, ये सुनिए, इसको नोट कर लो। तो अगला जो अवयव है कार्बोहाइड्रेट, समझा, कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? और अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? वजन में कमी आ जाए, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, दुर्बलता आ जाती है। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है कि हमारी त्वचा का, रक्त का, मांसपेशियों का और हड्डियों का विकास होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। किसके? रोगों से प्रति, रोगों के प्रति। यानी कोई रोग हमको होने में अगर कोई लड़ता है तो प्रोटीन लगती है, उससे विशेष योगदान होता है इसका। लड़ते तो भी सारे लोग हैं, लेकिन इसका विशेष योगदान होता है, रोगाणु से हमारी रक्षा करने में सहायक होती है। ठीक है, ये प्रोटीन जो होती है ना, प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत है, ये प्रोटीन हमको प्राप्त कहाँ से होगी बेटा, ये जरा देखिए। तो जितनी भी दालें हैं, जो दालें हम लोग खाते हैं, जितनी भी दालें, कौन? दाल कौन कौन सी होती हैं? किसकी? चना, अरहर, मटर, मूंग, मसूरी नहीं होता है, मसूर होता है, मसूर, उड़द, लोबिया, इस तरह से जितनी भी दालें होती हैं, सब दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा मांस में पाया जाता है, अंडा में, हाँ दूध में इत्यादि कर देते हैं। ये है हमारे प्रोटीन के स्रोत। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रोटीन में मुख्यतः क्या है कि रोगों के से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है। दूसरी बात, ये त्वचा, रक्त, मांसपेशियां और हड्डियों के विकास में सहायक है। स्रोत कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
भाई जो कुछ शाकाहारी होंगे वो दालों से अपने स्रोत की पूर्ति करेंगे, प्रोटीन की पूर्ति करेंगे। जो मांसाहारी होंगे वो अपना मांस अंडे आज से पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो अगला है, इसके बाद अगला लिख लो, इसके बाद अगला करवा देते हैं। लिख गया? तो इधर समझ लो, कार्बोहाइड्रेट समझा, प्रोटीन समझा। तीसरा है वसा। वसा क्या होता है? भोजन में जो चिकनाई वाली चीजें जो हम लोग खाते हैं, चिकनाई वाली चीजें कौन कौन सी खाते हैं? ए लड़के देखो, बात में मोहित बात नहीं करना है, यहाँ समझ लो। चिकनाई वाली जो चीजें हम खाते हैं, कौन कौन सी चिकनाई वाली चीजें खाते हैं जरा बताओ। ये क्या घंटी क्या बज रही है? हाँ, उन बच्चों को। तो जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं, लिखना बंद कर लो, थोड़ा समझ लो, लिखने का पूरा अवसर देंगे। जब तुम्हारा लिख जाएगा तभी हम जो है जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें गणित भी तो बतानी है, तो ये पूरा हो जाए, इसके बाद फिर गणित बता दें। तो जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं, चिकनाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिकनाई की भाषा, ये चिकनाई वाली भाषा तुम लोग गाँव में जानते हो, आपकी कौन कौन सी चीजें चिकनी चिकनी होती है हम लोग खाते हैं ना। तो चिकनाई का मतलब हमारा था कि जैसे हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं, और क्या खाते हैं बेटा? हाँ, दूध में भी चिकनाई होती है। और मक्खन, मक्खन जानते हो कि नहीं? कौन कौन मक्खन नहीं जानता है? कौन कौन मक्खन नहीं जानता? जो ना जानते, एक दूसरे को ना, जो ना जानता हो तो हमको बताओ, तो हम बता देंगे। अगर जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो जानते हो तो ये बता दो, गांव में मक्खन को क्या कहते हैं? दही बता। बिल्कुल सही बात है। बुंदेलखंड में जो ये तुम्हारा मक्खन होता है, बुंदेलखंड में मक्खन को नेनू कहते हैं ना। हर जगह नहीं कहते, हर जगह तुमको हम मक्खन बोलना पड़ेगा हिंदी में, या तो इंग्लिश में बटर बोलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो वही है, इसी मक्खन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी वनस्पति तेल वगैरह होते हैं, वनस्पति तेल वगैरह होता है, डालडा वगैरह होता है ना, वनस्पति तेल वगैरह होते हैं ना, वो भी इसी में सब आ जाएंगे, तेल में ही। ये तेल में सब आ जाएंगे, सरसों का तेल हो, चाहे अलसी का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे वो तुम्हारा किसी वनस्पति तेल हो कोई, तो इसी में सब आ जाते हैं। ये होते हैं वसा। ठीक ना? अच्छा, अगले रुक जाओ। इसके जो अगर अधिकता हो जाती है तो इसकी अगर ज्यादा तुम खा लो, इनको ज्यादा मात्रा में घी खा लो, ज्यादा मात्रा में दूध पी लो खूब कस के, क्योंकि उसमें भी वसा होगी, ज्यादा मात्रा में कर लो। या तेली जो होती है, तेली ज्यादा पी लो, वसा और प्रोटीन दोनों होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा पी लिया तो पाचन संबंधी समस्या हो जाएगी, पचेगा नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया तो पाचन संबंधी दिक्कत निश्चित हो जाएगी। वो निश्चित मात्रा ही खाई जाती है, ज्यादा चक्कर में नहीं कि घी बहुत अच्छा लग रहा है तुम इतना खा लो, तो उससे तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, शरीर में जो हुई वो निचोक ले जाएगी। ठीक है, पाचन संबंधी समस्या हो जाएगी। दूसरा, मधुमेह रोग हो जाएगा, और ये हृदय रोग हो जाएंगे, जो हार्ट वार्ट के रोग होते हैं ना, इसी से जो है ज्यादा चिकनाई वाली चीजें मना कर देता है। डॉक्टर तुरंत कह देता है कि तुमको देखो अटैक पड़ा है, चिकनाई वाली चीजें नहीं खाओगे, ये सारी चीजें तुरंत मना कर देता है। तो अधिकता भी नुकसानदायक है, खाना उतना ही है, लेकिन हमको पता होना चाहिए खाना कितना है, तो धीरे धीरे अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ है वसा, शरीर को ऊर्जा, वसा से बहुत जल्दी ऊर्जा मिलती है बेटा, क्योंकि वसा तुरंत एक ही बार में टूट करके उससे ऊर्जा मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट तो धीरे धीरे करके यहाँ पच रहा हो, फिर यहाँ पच रहा हो, फिर यहाँ पच रहा हो, फिर जाने कहाँ पच रहा हो, बड़ी मुश्किल पड़ रही है ना। लेकिन उसको क्या है कि एक ही बार में तुरंत एक एंजाइम आया, उसी में तोड़ डाल के ठीक कर दिया ऊर्जा। इसीलिए इसको शक्तिदायक ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्तिदायक ईंधन। इसीलिए कहते हैं, एक लिखा था हमने, हाँ, ये शक्तिदायक ईंधन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे बहुत जल्दी ऊर्जा और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। अब ठंडी के दिन आ गए हैं ना, घी खाने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कि घी तुम खा लिया,
ठीक है। तो हृदय रोग संबंधी समस्या आ जाएगी, मधुमेह संबंधी समस्या आ जाएगी, भागेगा पहले दौड़ने लग गया, पाचन संबंधी समस्या चल रही, ठीक ना। हाँ, इसलिए अब यहाँ तक लिख लो। और आज की क्लास ये विज्ञान की यहीं तक, 3 पॉइंट बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को मिलते हैं, सब लोग नोट कर लो। छुट्टी अभी छुट्टी कहाँ से हो जाएगी। अच्छा, मैं